जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन का वक्त है कि आखिर 2019 में 121 सीटों पर लीड लेने वाली ये पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों में 75-76 के आसपास सिमटती हुई क्यों दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल इस वक्त ममता बनर्जी के खेमे में। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता लगातार इस वक्त जश्न मना रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के मद्देनजर जश्न की ऐसी कोई तस्वीर नहीं आए जो ये बताए जिससे कोरोना बढ़ रहा हो। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी सामने आई और उनकी ओर से स्पष्ट दो टूक यही कहा गया है कि कोरोना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और उसी से लड़ना है। ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की युवा नेता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, उसके बाद ममता बनर्जी सोमनाथ दा जैसे बड़े लेफ्ट के नेता को 1984 में हरा देती हैं। हालांकि उसके बाद हुए 1989 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी ने आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारा है। यहां तक कि नंदीग्राम को लेकर आज सुबह से ही कयास लग रहे थे कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनाव हरा देंगे, क्या शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर ममता बनर्जी तकरीबन 1200 वोटों से जीत हासिल करती हुई नंदीग्राम में, ये वो जगह है जहां से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपने राजनीतिक जीवन को एक नया आकार दिया था। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर सबक क्या है इस चुनाव का, और टीएमसी अगर इतने बड़े मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है तो इसके मतलब और मायने किस रूप में निकाले जाएं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 2022 में एक तरफ उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके बाद एक कतार सी लग जाएगी और 24 पर भी अब सभी की नजरें ममता बनर्जी को लेकर खासतौर से बनी रहेंगी। इसी पर बातचीत करने के लिए आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा जो कि स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शशि शेखर जी सीनियर जर्नलिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ आज सुबह से ही लगातार ये दोनों मेहमान जो हर एक एनालिसिस आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में सीपीआई के लीडर प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय भी जुड़ेंगे। लेकिन संबित, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये तो खेल हो गया बीजेपी के साथ, 216 सीटों का मतलब समझते हैं तृणमूल कांग्रेस को आप, भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर आकर ठहर सी गई है। क्या सबक है बीजेपी के लिए इसके? देखिए चित्रा जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मगर पहले मैं एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ रखना चाहूंगा। अभी तमाम बंगाल के चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि बंगाल के जो दफ्तर हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको आग से जलाया जा रहा है। ढू करके आग लगी हुई है हमारे दफ्तरों में। आरामबाग का दफ्तर, बेलाघाट में, कोलकाता में जो हमारा दफ्तर है, उन सब में आग लगा दिया गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में कोई जीतता है, कोई हारता है, मगर इस प्रकार से आगजनी करना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, इस प्रकार से हिंसा का प्रश्रय लेना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तुरंत ममता जी से कहूंगा कि आप, अच्छी बात है आपकी जीत हुई है, मगर जीत में बड़े हृदय को दिखाना आवश्यक है। हमारे कार्यालयों को जलाना, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुरंत इसमें सक्रिय हो प्रशासन, इसमें एक्शन ले और तुरंत आगजनी रोकी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने प्रश्न पूछा था कि इसमें क्या सीख है, देखिए देखने का नजरिया होता है चित्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो नतीजे दिख रहे हैं 216 और 75, ये देखने का नजरिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ममता बनर्जी एक बड़ी जीत की और अग्रसर हुई है। उनको बधाई भी मैं देना चाहूंगा कि बहुत बड़ी जीत उनकी हुई है। नंदीग्राम से भी खुद वो कम वोट से ही सही मगर जीत गई है। मगर देखने के नजरिए में अगर आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कहाँ थी, इससे पहले 2011 तक हमारे पास कुछ भी नहीं था। 2016 में हमारे पास मात्र 10% वोट शेयर और 3 सीटें, वहां से 75 सीटों तक का सफर, 80 सीटों तक का सफर एक लंबा सफर होता है। और वहां उस प्रदेश में जहां हमारे पास कोई कैडर नहीं है, अभी हम अपने कैडर को तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो अभी भारतीय जनता पार्टी 2019 के आईने में खुद को नहीं देखना चाहती है, बल्कि 2016 के झरोखे में झांककर ये कह रही है कि देखिए 3 सीटों से हम सीधे 75 सीट पर आ गए, यानी कि सीधे 72 का फायदा हो गया है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि हमने तो कहा था 200 सीट हम पार जाएंगे, अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है और ज्यादा हम अच्छा कर सकते थे। मगर 2019 को विधानसभा के साथ कंपेयर करना ये उचित नहीं होगा। 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था, 16 विधानसभा का चुनाव था। तो 2016 विधानसभा के चुनाव का जो कंपैरिजन है वो वर्तमान की विधानसभा के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ संजय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, सीएसडीएस के निदेशक। लेकिन उसके पहले विजय मिश्रा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, संबित पात्रा की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बंगाल में जलाए जा रहे हैं। ये कौन सी स्थिति इस जीत के साथ ही आप लोग पैदा करना चाहते हैं? उनका आरोप सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। चित्रा जी नमस्कार।
आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के तमाम जितने भी मतदाता हैं, मैं सारे मतदाताओं को प्रणाम करता हूं और तृणमूल कांग्रेस को पुनः तीसरी बार जीत दिलाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक संबित पात्रा जी का आरोप है, हिंसा की राजनीति वो करते हैं, उन लोगों का यह इतिहास रहा है, वो हमेशा जो है बंगाल को कब्जा करने के लिए, बंगाल को दखल करने के लिए उन लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। इसी से लेकर के तमाम देश आजाद होने के बाद पहली बार बंगाल के किसी जिले में, एक जिले में 3 दफा में चुनाव होता है, 3 फेज में, और तमाम जितने भी इनके सरकारी तंत्र हैं, इनके सभी मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री से लेकर के तमाम जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जिसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया बंगाल में अपनी सत्ता कायम करने के लिए, बंगाल में अपनी मिट्टी जमाने के लिए, बंगाल को दखल करने के लिए। और हिंसा की राजनीति हमारी पार्टियां हम लोग नहीं करते। जो बातें आप कह रहे हैं, अब जरा तस्वीरों के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे